कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। कक्षा 11 के लिए अपने भौतिक भूगोल विषय में भौतिक भूगोल अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं और ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जो हमारा ये भूतल है, ऊपर की जो भू प्रकृति है वो एक सी नहीं है, एक समान नहीं है, या इसमें जो परिवर्तन आते हैं वो किन वजहों से आते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि दो बल हैं जो कि हमारी पूरी इस धरातल की जो असमतलता हमें दिखाई देती है उसके पीछे वो उत्तरदायी कारक हैं। पहला है बहिर्जनिक बल और दूसरा है अंतर्जनिक बल, यानी ऐसे बल जो बाहर काम करते हैं और कुछ ऐसे बल हैं जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं। अंदर के जो बल हैं वो निर्माणकारी होते हैं और ऊपर के जो बल होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर कार्यरत होते हैं वो एक तरह से जो समतल स्थापना बल भी इनको, विकर्षण बल भी इनको बोला जाता है। जिसमें हमने जो आंतरिक बल है पटल विरूपणी और ज्वालामुखी था उनके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो दिए हुए हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो आप वहां उन लिंक पे क्लिक करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने मुख्य टॉपिक, जिसमें हम बहिर्जनिक बलों के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि अपक्षय क्या होता है और अपक्षय का क्या महत्व है, किस तरह ये हमारी जो ऊपर की भू प्रकृति है उस पर ये बल कार्यरत होता है, किस तरह ये कार्य करता है। तो अपक्षय के बारे में अपने विस्तार से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको पाठ्य पुस्तक पर ले चलता हूँ, वहाँ हम देखते हैं कि अपक्षय के बारे में क्या लिखा हुआ है और उसी के माध्यम से हमें इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग भी बोला जाता है। वेदरिंग यानी वेदर का ज्यादा प्रभाव है, यानी जलवायु का ज्यादा प्रभाव है। वो हम जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपक्षय और जलवायु का क्या संबंध होता है। देखिए, साधारण अर्थ में अपक्षय का मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अब टूटना किस चीज का? टूटना होता है जो भी शैलें हैं, जो भी चट्टानें हैं वो धीरे धीरे टूटती रहती है किन्हीं कारणों की वजह से। उन शैलों का टूटना, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। क्षय का मतलब देखिए क्या होता है। क्षय मतलब चीजें जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाना, खत्म हो जाना, टूट जाना, क्षय नुकसान हो जाना। तो अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना। थोड़ा इसको पढ़ते हैं हमने। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। यानी अपक्षय के अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो हमारे पूरे धरातल को प्रभावित करती रहती है। अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन, सेलों के विखंडन यानी सेलों के टूटने और सेलों के अपघटन, जिसको रासायनिक वियोजन या अपघटन भी कहते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अपक्षय का मतलब हुआ चट्टानों का विखंडन या चट्टानों का अपघटन यानी चट्टानों का टूटना। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय में क्या होता है कि जो चट्टानें टूटती हैं, जो सेलें टूटती हैं, वो अपनी जगह ही टूट कर गिर जाती है। इसमें परिवहन नहीं होता है उनका, यानी संचलन क्या होता है अपक्षय में बिल्कुल ही नहीं होता। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट जाना या उनमें विखंडन हो जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो ये एक स्वस्थान है, यानी जिस स्थान पर ये एक ही जगह पर घटित होने वाली क्रिया है। तो आगे अपने इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें आगे।
तो आप देखें अपक्षय प्रक्रियाएं जो होती हैं वो जटिल भौमिकी, जलवायुवी, स्थलाकृतिक व वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं। यानी अपक्षय संबंधी जो भी क्रियाएं हैं उनके ऊपर भूमि का, जलवायु का और भूमि के ऊपर जो भी स्थलाकृतियां बनी हुई है उनका, जो वनस्पति संबंधी जो कारक हैं उन सभी का प्रभाव पड़ता है और उन्हीं से ये संचालित होती हैं। इनमें सब में जलवायु का विशेष महत्व, और सबसे ज्यादा अपक्षय को प्रभावित करने वाला कोई कारक है तो वो है जलवायु। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। यानी अपक्षय जो होता है वो भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न भिन्न होता जाता है। अपक्षय प्रक्रियाओं में 3 प्रमुख प्रकार हैं। यानी हम अपक्षय को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो रासायनिक अपक्षय, यानी रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो भी चट्टानें या शैलें टूटती हैं उनको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक या यांत्रिक, भौतिक कारकों द्वारा जब शैलें या चट्टानें टूटती हैं तो उसको भौतिक अपक्षय, और जैविक कारकों द्वारा जब चट्टानें या शैलें टूटती हैं तो उसको जैविक कारक कहा जाता है। तो ये तीनों जो क्रियाएं हैं, रासायनिक, भौतिक और जैविक, ये तीनों एक साथ काम करती रहती है। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक क्या होता है और जैविक क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है। केमिकल यानी रासायनिक, यानी क्या होती है जब चट्टानों के ऊपर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब जल के अंदर ऑक्सीजन मिल गई या जल में कार्बन डाइऑक्साइड है या 2 खनिज आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं। आपने 10वीं में साइंस में पढ़ा होगा कि जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया होने से कई बार क्या होती है, जो चट्टानें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, और चट्टानों के कमजोर पड़ने से, सेलों के कमजोर पड़ने से वो टूट जाती हैं। जैसे अगर एक सिंपल हम उदाहरण समझें तो आप लोहे को देख सकते हो कि लोहा क्या होता है कि लोहा अगर नमी के संपर्क में आ जाए, नमी यानी पानी के संपर्क में आ जाए तो लोहे में क्या होता है, लोहे में जंग लग जाती है, और लोहा जंग लगने से लोहा क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होता रहता है। यानी लोहे में जंग लगने की वजह से लोहा खत्म हुआ, लोहा टूटा। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये कब हुआ, जब ये जल के साथ जब ऑक्सीजन मिल गई तो इसको ऑक्सीकरण बोला जाता है, और उसकी वजह से जो लोहा है उसमें जंग लग गई। तो इसी प्रकार जब चट्टानें होती हैं उनमें जल भी मौजूद होता है, उनमें खनिज लवण भी मौजूद होते हैं। तो जब विभिन्न खनिज जल के संपर्क में आते हैं या हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों के संपर्क में आते हैं तो वहाँ भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो चट्टान है वो टूटती रहती हैं, शैलें हैं वो टूटती रहती हैं। इसको अपने एक बार पढ़ लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलीयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण। ये जो शब्द मैंने पढ़े, विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलीयोजन, ऑक्सीकरण, ये जो सारी चीजें ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यानी 2 चीजों का घुल जाना विलयन कहलाता है। कार्बोनेटीकरण यानी जब कार्बन संबंधी अभिक्रियाएं होती हैं जब, तो उसको कार्बोनेटीकरण कहते हैं। जल के साथ कोई चीज समायोजित हो जाती है, जल में मिल जाती है, उसको जलीयोजन। ऑक्सीजन के साथ, जैसे लोहे का मैंने उदाहरण दिया था ना, जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलीयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। सेलों के अपघटन यानी सेलों के टूटने, उनके घुलने और उनके न्यूनीकरण का कार्य। न्यूनीकरण, विलयन अथवा न्यूनीकरण का मतलब चट्टानों का टूटना ही है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा जल व अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है।
यानी चट्टानें टूटती रहती हैं। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों व पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि चट्टानें जो टूटती हैं, चट्टानों का जो टूटना होता है, चट्टानों में जो अपक्षय होता है, उसकी एक वजह रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। अब अपने अपक्षय का दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ते हैं। अपक्षय जो दूसरा प्रकार है उसको बोला जाता है भौतिक अपक्षय या भौतिक क्रियाएं, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। इसको यांत्रिक अपक्षय भी बोला जाता है। और यांत्रिक अपक्षय जो होता है वो कई बलों पर निर्भर होता है। ये बल जब क्रियाशील होते हैं तो भौतिक अपक्षय होता है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। भौतिक अपक्षय को प्रभावित करने वाला या जिस वजह से भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे अपक्षय करता है, चट्टानों को तोड़ता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक ऊपर भार, दबाव एवं अवरूपण प्रतिबल। कई बार क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसकी वजह से चट्टानें है ना वो घिसती हैं, टूटती हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हर चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। अब जैसे वायु है, वायु भी क्या करेगी कि वायु जो है वो नीचे भारी वायु होती है। जैसा कि वायुमंडल जब हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए नीचे जो गैसें होती हैं वो भारी गैसें होती हैं, ऊपर जो होती है वो हल्की गैसें होती हैं। तो ये भारी जो गैसें हैं वो जब चलेंगी, हवा जब चलेंगी तो वो क्या है कि चट्टानों को तोड़ती हुई चलेंगी। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी चट्टानें टूटती हैं। तापक्रम में परिवर्तन होता है तो उससे भी चट्टानें टूटती हैं। क्या होता है तापक्रम में परिवर्तन से? कैसे कि देखिए, दिन में तो शैलें हैं वो सूरज की गर्मी द्वारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। फिर रात्रि में जब तापमान कम होता है तो चट्टानें ठंडी हो जाती है। फिर वापस दिन में सूरज की गर्मी से फिर गर्म, रात्रि में फिर ठंडी। तो कभी गर्म, कभी चट्टानें शैलें ठंडी। तो ये प्रक्रिया जब लगातार चलती है लंबे समय तक तो चट्टानें या जो शैलें होती हैं उनकी संरचना में इससे क्या आती है, कमजोरी आती है। वो कमजोर होती जाती है चट्टानें। कोई चीज़ लगातार अगर किसी चीज़ में ये प्रोसेस चलती रहे कि वो एक बार बहुत गर्म हो, दूसरी बार वो ठंडी हो, फिर गर्म फिर ठंडी, तो इस प्रकार उसकी जो मौलिक संरचना होती है ना उसमें टूटने लग जाती है उसकी संरचना। तो इसी वजह से तापमान के अत्यधिक बढ़ने और तापमान के घटने से जो शैलें हैं वो टूटने लगती हैं। पशुओं के क्रियाकलाप के कारण भी चट्टानें टूटती हैं। इसको हम जैविक में और अच्छी तरह पढ़ेंगे। वैसे मैं बता दूं कि पशुओं के कारण कैसे, पशुओं की वजह से भी जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं, जब पशु कहीं से गुजरते हैं तो जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं उनके खुरों से वो धीरे धीरे कमज़ोर जो चट्टानें, कमज़ोर जो शैलें हैं वो टूटती रहती हैं। शुष्कन एवं आर्द्रण चक्रों से जल का दबाव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शुष्कन और आर्द्रण, कभी शुष्क कभी आर्द्र, यानी कभी तो कोई चीज़ है वो शुष्क हो जाना यानी सूख जाना, कभी वो आर्द्र यानी गीली हो जाना। अगर ये जल के कारण ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं तो भी चट्टानें टूटती हैं। इनमें से कई बल धरातल पर विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम शैलों का विभंग यानी शैलों का टूटना होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रिया लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों में सतत संक्रांति यानी शैलें सतत रूप से टूटती रहती है। अगला हम पढ़ते हैं जैविक कार्य एवं अपक्षय। तो हमने दो देखा कि रासायनिक और भौतिक अपक्षय क्या होते हैं। अब हम देखते हैं जैविक अपक्षय क्या होता है। देखिए, जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय।
यानी जीवों की क्रियाओं द्वारा जब अपक्षय होता है, जब चट्टानें टूटती हैं, तो उसको जैविक अपक्षय कहा जाता है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो केंचुए निभाते हैं, दीमक, चूहे या कृदंतकों, यानी जो चीज़ों को काटते हैं उनको कृदंत बोलते हैं। जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने, ठीक है, एवं वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। तो ये चूहे, दिमाग, केंचुए ये क्या होते हैं, ये अंदर घुस जाते हैं मिट्टी के अंदर, सेलों के अंदर, और सेलों को खोदते रहते हैं। तो उससे ये अंदर की जो चट्टानें होती है, जो सेलें होती हैं, उनकी संरचना को ये कमज़ोर कर देते हैं। इससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावस्था में नमी व हवा के वेदन से सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर व मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल व खनिजों के मिश्रण व उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। तो मनुष्य भी कई बार क्या है कि अपनी क्रियाओं द्वारा चट्टानों, शैलों को कमज़ोर करता रहता है। सड़ने वाले पौधों में पशुओं के पदार्थ हैं ह्यूमिक, सड़े गले जो पदार्थ हैं उनको ह्यूमिक बोला जाता है। कार्बनिक व अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़न यानी उनका टूटना, गुलना बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती है और उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। तो पौधे की जो जड़ें हैं कई बार शैलों के अंदर चली जाती हैं और शैलों को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे कि शैलें या चट्टानें जो होती हैं वो टूट जाती हैं। तो ये था जैविक अपक्षय। तो हमने 3 अपक्षय पढ़े, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब हमें पढ़ते हैं अपक्षय के प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखिए, अपक्षय से पहला प्रभाव पड़ता है अपसल्कन। अपसल्कन का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कई चीज़ें ऐसी हैं। जब चट्टानें छिलकों के भांति टूट जाए ना, तो उसको बोला जाता है अपसल्कन। यानी जब अपक्षय छिलकों के भांति चट्टानों, शैलों को तोड़ दें तो उसको अपसल्कन कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इसका जो मुख्यतः हमें हमारे लिए जो जरूरी है वो है अपक्षय का महत्व क्या है। अपक्षय का महत्व हम देख लेते हैं कि इससे क्या महत्व होता है। देखिए, अपक्षय का जो सबसे बड़ा महत्व जो मुझे दिखाई देता है वो एक तो ये है कि इससे शैलें टूटती हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे मृदा निर्माण होती है, यानी इससे नई मिट्टी का निर्माण होता है। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में शैलें टूट टूट कर किसका निर्माण करती है, मिट्टी का निर्माण करती है। इसके अलावा क्या होता है, मूल्यवान खनिज, कई बार शैलें टूटने से, शैलों के टूटने से नीचे जो दबे हुए खनिज होते हैं वो खनिज भी निकल आते हैं, तो हमें नए मूल्यवान खनिजों का पता लगता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जब सेलें टूटकर दूसरी जगह चली जाती हैं तो एक सेल से दूसरी सेल मिलकर नए प्रकार के जो खनिज हैं वो भी बना देती हैं। ठीक है, इससे प्रकृति में जैव विविधता बनी रहती है। और मुख्य रूप से जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं, असमतल भाग है ना, वो समतल तभी होंगे जब उनका अपक्षय होगा या वो टूटेंगे, वरना हमारी पृथ्वी पूरी उबड़ खाबड़ हमें दिखाई देती है अगर अपक्षय नहीं होता। तो अपक्षय होने की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर जो समतलता आती है, उसके पीछे अगर कोई उत्तरदायी है तो वो है अपक्षय। तो ये है अपक्षय का मुख्यतः महत्व। तो ये था हमारा आज का मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने अपक्षय जो होता है उसके पीछे प्रमुख जो कारक उत्तरदायी है जलवायु, उसको देखा। साथ ही हमने ये देखा कि अपक्षय के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार चट्टानें टूटती हैं, जिसमें हमने रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय को डिटेल से पढ़ा। अब ये तो था बहिर्जनिक जो भी क्रियाएं होती है, बहिर्जनिक जो क्रियाएं हैं जो हमारे धरातल पर बदलाव लाती है, उनमें से एक कारक अपक्षय था। अभी अपर्दन है, निक्षेपण है, वो बचे हुए हैं इस अध्याय से, तो उनको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।